दोस्तों हमने आज टॉपिक लिया है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ द एटम क्या होता है कि एक्चुअली एटम ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं मैटर के। ये सबसे स्मॉल यूनिट होता है मैटर का। दुनिया में कोई भी अगर मैटर है तो वो सब बने हैं एटम से। तो एक्चुअली एटम क्या होता है, मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस के बाहर आपके ये शेल है, तो एक्चुअली इसको कहते हैं एटम। तो जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या रहते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं और उसके अराउंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। तो एक्चुअली इसको कहेंगे मान लीजिए एटम। तो एटम ऐसा दिखता है। एटम के बीच में होता है एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड उसके आजू बाजू में क्या घूमते रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो ये हो गया आपका एटम। तो प्रोटॉन के अंदर एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें होते हैं प्रोटॉन, उसके बाद होते हैं न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। उसके बाद एक्चुअली क्या है कि क्या हम डिस्कस करेंगे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किन्होंने परफॉर्म किया था, जे थॉमसन साहब ने किया था और उन्होंने डिस्कवर किया था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन। तो एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते वक्त उन्होंने क्या किया था, कैथोड रे ट्यूब यूज़ किया था। इसमें क्या यूज़ किया था, तो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज यूज़ किया था और उस कैथोड रे ट्यूब में क्या लिया था उन्होंने, जो भी गैस ली थी वो बहुत कम मात्रा में, बहुत कम क्वांटिटी में ली थी। और उसमें क्या हुआ था, बहुत हाई वोल्टेज करने के कारण क्या हो गया, अगर मान लीजिए ये हम कैथोड रे ट्यूब बनाते हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ मान लीजिए निगेटिव टर्मिनल से हम इसको जोड़ देते हैं। मान लीजिए निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है और ये टर्मिनल मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है। और अगर यहाँ से एग्जैक्टली इसमें क्या है, ऑलमोस्ट वैक्यूम है ऐसा पकड़ के चलिए। तो अगर बहुत हाई वोल्टेज अगर इसमें अगर अप्लाई कर दिया, अगर इसमें बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज अगर अप्लाई कर दिया इस कैथोड रे ट्यूब में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएंगे और यहाँ से एक्साइट हो के कहाँ आएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ आएंगे। तो एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल को, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैथोड रेज ऐसे कहते हैं। तो एक्चुअली ये जो कैथोड रेज होते हैं वो तो इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। तो एक्चुअली ये जो कैथोड रेज है तो कौन सी गैस ली है उस पर डिपेंड नहीं करते हैं। और एक्चुअली इट आल्सो डज नॉट डिपेंड ऑन कि कौन सा मटेरियल लिया है या कौन सा गैस लिया है, उस पर ये डिपेंड नहीं करती है कैथोड रे की कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्सपेरिमेंट शोड दैट एटम कंटेन एटलीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल। इससे ये तो पता लग गया कि एटम जो होता है, एटम के अंदर क्या रहेगा, मिनिमम एक तो पार्टिकल रहेगा कि तो वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है। एक्चुअली इसके पहले क्या हुआ था, इसके पहले पता नहीं था कि भाई जो आपका एटम है तो एटम के अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल है कि नहीं, उसके बारे में पता नहीं था। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल है, न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं। उनके ऊपर का चार्ज ऑलमोस्ट प्रिज्यूम किया है -1 और मास निग्लिजिबल है। मास इसलिए निग्लिजिबल है क्योंकि क्या होता है, 1837 लगभग 1837 1837 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, एक प्रोटॉन के लगभग आता है। तो इसकी वजह से क्या करते हैं, उसका मास हम निग्लिजिबल प्रिज्यूम करते हैं केमिस्ट्री में। एंड सिंबल क्या है उसका, सिंबल उसका E- से हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन को। ये बहुत ही छोटे रहते हैं साइज में एंड दे आर फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया, तो ये जो न्यूक्लियस है, अगर हम इसको न्यूक्लियस कहें तो इसके अराउंड क्या घूमते रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे एटम में। जैसे ही जे थॉमसन सर ने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया, तो उन्होंने क्या किया, एटम का एक थ्योरी मॉडल जो है, एटम का मॉडल उन्होंने रिप्रेजेंट किया। तो उस मॉडल के हिसाब से क्या था कि अगर कोई भी अगर एटम देखे तो एक एटम ऐसा कोई तो स्पेरिकल या राउंड शेप में रहेगा और उसमें क्या रहेगा, पूरा पॉजिटिव चार्ज ऐसे बिखरा हुआ रहेगा। तो पूरा चार्ज ऐसे बिखरा हुआ रहेगा और उस पूरे चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या रहेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे एम्बेडेड रहेंगे। तो ये उनका मॉडल है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम वाटरमेलन खाते हैं या प्लम पुडिंग खाते हैं क्रिसमस ट्री में, तो उसमें भी क्या रहता है, वो केक वगैरह रहता है, पुडिंग रहता है, तो उसमें भी क्या रहता है कि जो भी छोटा मोटा किशमिश वगैरह रहता है तो उसमें एम्बेड किया रहता है। तो ऐसा उन्होंने एक्चुअली एक मॉडल दिया था एटम का। और उनके हिसाब से एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना एटम में उतना ही निगेटिव चार्ज रहेगा। और ये एक्चुअली ये फर्स्ट मॉडल था एटम का, क्योंकि इसके पहले एटम कैसे था तो किसी ने सोचा नहीं था।
एटम सिमिलर टू क्रिसमस ट्री, ठीक है, रेड एडिबल पार्ट। तो जो वाटरमेलन में फॉर एग्जांपल हम जो ये रेड एडिबल पार्ट देख रहे हैं, वाटरमेलन हम प्रिज्यूम करते हैं, तो ये जो रेड जो पार्ट दिख रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा। उसमें जो भी सीड्स रहते हैं, तो सीड्स क्या रहेंगे, तो सीड उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहेंगे जो उसमें एम्बेडेड रहेंगे। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी देखिए, ये कोई तो एटम्स है, ये नंबर ऑफ एटम्स है, ये अनस्टेबल है। अगर ये अनस्टेबल है तो इससे क्या हो जाएगा, उससे एनर्जी बाहर आएगी। तो एनर्जी कैसे बाहर आएगी, तो उसमें से एनर्जी विल कम आउट एंड पार्टिकल विल आल्सो कम आउट। तो इसमें से कौन कौन से पार्टिकल आते हैं, तो जब भी रेडियो एक्टिविटी होती है तो कोई भी अनस्टेबल आइटम होता है तो टूटने लगता है, तो उसको कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो अनस्टेबल एटम जब टूटने लगता है तो उसमें बहुत सारा एनर्जी भी बाहर आता है और उसमें पार्टिकल भी बाहर आते हैं। तो जो भी पार्टिकल बाहर आते हैं उनको बोलते हैं अल्फा बीटा पार्टिकल्स, और ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो हर एटम क्या करता है, अनस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए और खुद को स्टेबल करने के लिए जितना ज़रूरी है या जो कुछ ज़रूरी है वो सब एक्टिविटी करता है। तो उसमें इस केस में क्या होता है कि एनर्जी भी बाहर आती है, इस केस में एनर्जी भी बाहर आती है और पार्टिकल भी बाहर आते हैं, तो इसको कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। इफ द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ, एक्चुअली ये अनस्टेबिलिटी किसके वजह से होते हैं, द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कभी क्या होता है कि मान लीजिए जितने प्रोटॉन चाहिए और उसको बैलेंस करने के लिए जितने न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में चाहिए, अगर वो उससे कम है या उससे अगर ज़्यादा है तो उससे क्या हो जाएगा, उसमें अनस्टेबिलिटी हो जाएगा न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, अनस्टेबल होकर टूटने लगेगा। तो इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। उसके बाद एक्चुअली रुदरफोर्ड मॉडल आया था। तो रुदरफोर्ड मॉडल ने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए थे गोल्ड फाइल के ऊपर, और वो गोल्ड फाइल के ऊपर बम्बार्डमेंट करने के बाद उनको पता लग गया मेजोरिटी ऑफ द पार्टिकल्स क्या है, अल्फा पार्टिकल वो निकल जा रहे हैं और आगे जाके जो स्क्रीन है, स्क्रीन को जाके टकरा रहे हैं। इसका मतलब क्या रहेगा, तो एटम में बहुत सारा पोर्शन खाली रहेगा, और उसकी वजह से बहुत कम पार्टिकल थे कि जो एक्चुअली डिफ्लेक्ट हो गए। अगर डिफ्लेक्ट हो गए इसका मतलब क्या रहेगा, अगर पॉजिटिव, अल्फा क्या होता है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल होता है, अगर वो डिफ्लेक्ट हो रहा है इसका मतलब उसमें उसके अंदर क्या रहेगा, तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन से ये पता लग रहा है कि उसके आज वहाँ एटम के बाहर क्या रहेगा, तो निगेटिव चार्ज रहेगा। और एक्चुअली क्या है कि बहुत कम चार्ज है, बहुत कम पार्टिकल थे कि जो 180 डिग्रीज पे रिटर्न आ गए। तो इससे मतलब क्या है कि एटम के बीच में ऐसा कोई तो चीज़ रहेगा कि जो क्या है उसको आगे नहीं जाने दे रहा है, या हम जिसको बोलते हैं इम्पेनिट्रेबल पोर्शन रहेगा कि जिसको हम तोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और उसे क्या है, उसे ये भी उनको पता लग गया कि जो भी खाली चार्ज है और उसके अंदर जो भी बीच वाला पार्ट है वो बहुत कम क्वांटिटी में रहेगा। तो इसका मतलब क्या रहेगा, तो एटम जो है उसका न्यूक्लियस बहुत छोटा रहेगा। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ उसकी ड्राइंग निकालें, अगर ये एटम अगर हम प्रिज्यूम करें इतना बड़ा एटम है, तो इतना छोटा सा पोर्शन क्या रहेगा, इसका छोटा सा पोर्शन उसका न्यूक्लियस रहेगा। और ये खाली जगह, ये सब खाली जगह क्या रहेगी, इसके खाली जगह में क्या रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन रहेंगे। हाँ, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे पार्टिकल मान लीजिए यहाँ से स्ट्रेट चले गए, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था कि ये जगह खाली थी और बहुत कम पार्टिकल यहाँ से डिफ्लेक्ट हो गए। मान लीजिए यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या हो गया, यहाँ डिफ्लेक्ट हो गए, तो यहाँ से ये डिफ्लेक्ट हो गए। तो इसका मतलब क्या रहेगा, तो उसके अराउंड कुछ ना कुछ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल रहेगा, और बहुत कम पार्टिकल क्या है कि यहाँ आने के बाद 180 डिग्रीज में वापस आ गए। इसका मतलब क्या रहेगा कि बीच में तो कोई ऐसा इम्पेनिट्रेबल ऐसा कोई तो पार्टिकल है या कोई तो मास है, मैटर है कि जो उसको आगे नहीं जाने दे रहा है अल्फा पार्टिकल को। तो ये सारे उनके फाइंडिंग्स है। तो रुदरफोर्ड मॉडल एटम में क्या किया, एक्चुअली उसके बाद डिस्कवरी आ गई। तो पॉजिटिवली चार्ज है वो न्यूक्लियस में रहता है, और जो भी मास होता है न्यूक्लियस का वो कॉन्सेंट्रेट होता है न्यूक्लियस में। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या रहता है, बहुत छोटा रहता है कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। ड्रॉबैक ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल क्या था, ड्रॉबैक की अगर बात करें तो मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपका मान लीजिए शेल है या ऑर्बिट है, तब शेल तो नहीं डिस्कवर हुआ था। तो मान लीजिए ये आपका शेल है जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है या रिवॉल्व कर रहा है।
तो अगर ये रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो ये क्या रहेगा, इसके पास कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन रहेगा। और जो भी कोई भी पार्टिकल अगर एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रहा है तो यानी कि एनर्जी लॉस करता रहेगा। अगर एनर्जी लॉस कर रहा है तो फाइनली कहाँ आना चाहिए, वो आके गिर के न्यूक्लियस में गिरना चाहिए फाइनली जाके। बट ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो मैटर एग्जिस्ट नहीं करता। तो यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम एक्चुअली जो था वो रुदरफोर्ड साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाए। हाँ, तो एक्चुअली एज पर अदर साइंटिस्ट अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो फाइनली कहाँ एनर्जी लूज करके न्यूक्लियस में गिर जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है, ये रुदरफोर्ड साहब समझा नहीं पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और जो भी स्टेबिलिटी ऑफ एटम है ये भी वो उसके बारे में ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाए। उसके बाद एक्चुअली मिलिकन एक्सपेरिमेंट आया था। तो मिलिकन सर ने क्या किया था, मिलिकन सर ने चार्ज ढूंढा था इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो उन्होंने चार्ज अपॉन मास रेशो E/m रेशो ढूंढा था एक्चुअली उन्होंने। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए ऑयल ड्रॉपलेट का यूज़ किया था। जो ऑयल ड्रॉपलेट कैसे थे, चार्ज थे, उसका उन्होंने इस्तेमाल किया। उससे उन्होंने ये ढूंढा कि जो भी एक इलेक्ट्रॉन रहता है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है माइनस रहता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज रहता है। ये उन्होंने डिस्कवर किया था। और जो भी चार्ज होता है वो क्वांटाइज होता है। यानी कि अगर मान लीजिए एक एटम है और एक एटम से अगर दूसरा एटम का अगर एक ट्रांसफ़र हो रहा है तो मिनिमम जो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र हो गए तो कितने हो सकते हैं, तो मिनिमम 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ऐसा ये बढ़ता रहेगा। यानी कि कभी भी 1.1, 1.02, 1.25 ऐसे ही इलेक्ट्रॉन क्या कभी भी पास नहीं करेंगे। अगर होगा तो कंप्लीट एक इलेक्ट्रॉन मिनिमम पास होगा या ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा। ये उन्होंने मिलिकन सर ने ढूंढा था। उसके बाद एक्चुअली जो उनके जो ये तो स्टूडेंट थे रुदरफोर्ड सर के, तो रुदरफोर्ड सर के जो स्टूडेंट थे नील बोहर, तो उन्होंने एक्चुअली जो उसके बाद एटम मॉडल दिया। और इस एटम मॉडल ने क्या किया, जो भी रुदरफोर्ड सर के जो भी ड्रॉबैक्स थे ये उसको उन्होंने दूर करने की कोशिश की। तो रुदरफोर्ड ड्रॉबैक्स वेर रिमूव्ड बाय दिस मॉडल। तो उसको बोलते हैं नील बोहर एटॉमिक मॉडल ऐसे बोल सकते हैं, या बोहर एटॉमिक मॉडल ऐसे भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस विदाउट रेडिएट एनर्जी। उनका कहना था कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अराउंड द न्यूक्लियस वो कोई भी एनर्जी को रेडिएट नहीं कर रहा है। यानी कि विदाउट रेडिएटिंग वो अपने एक फिक्स ऑर्बिट में और फिक्स एनर्जी के साथ वो घूम रहा है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है न्यूक्लियस के अराउंड तो उसको उन्होंने शेल कहा। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हर एक जो शेल रहेगा तो उसका क्या रहेगा, फिक्स एनर्जी रहेगा। तो अगर लोएस्ट एनर्जी में कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर मान लीजिए अगर लोएस्ट एनर्जी में कोई इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ये जो सबसे पहला जो शेल रहता है उसका एनर्जी सबसे लोएस्ट रहता है, और उसके बाहर अगर कोई शेल है तो उससे एनर्जी उससे ज़्यादा रहेगा। तो यानी कि यहाँ से यहाँ जब इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना है, तो यानी कि अंदर से बाहर अगर इसको शिफ्ट करना है इलेक्ट्रॉन को, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको एनर्जी को एब्जॉर्ब करना रहेगा। अगर मान लीजिए कोई आपका बाहर का शेल है, तो बाहर के शेल से अगर इलेक्ट्रॉन को अंदर आना है तो इस केस में क्या करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा। ये उन्होंने कहा था। व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा तो हायर एनर्जी शेल में जाएगा, और जब भी इलेक्ट्रॉन मान लीजिए एनर्जी रिलीज करेगा तो क्या करेगा, तो लोअर शेल में आ जाएगा। तो एक्चुअली रुदरफोर्ड सर ने मॉडल दिया था, उन्होंने ऑर्बिट का जिक्र किया था। तो ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट ये देखे, ये जो हमने गोल स्ट्रक्चर निकाला है, तो ये जो स्ट्रक्चर है जहाँ इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसको उन्होंने ऑर्बिट कहा था। तो ये एग्जैक्टली ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे ये 2D है 3D है। तो ये पहले क्या था कि ये प्रिज्यूम किया था कि ये 2D रहेगा। बट एक्चुअली जब बोर सर ने ये मॉडल दिया तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये 2D नहीं रहेगा, ये 3D में रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता रहेगा उसके अराउंड, तो 3D इसमें शेप में घूमता रहेगा, 3 डायमेंशन में घूमता रहेगा। तो एक्चुअली इसी ऑर्बिट का नाम आगे जाके क्या रखा गया, तो ये तो 2D है, तो उसका नाम अगर 3D है तो वो उसको क्या बोला गया, तो उसको शेल बोला गया। तो ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट एक ऐसी जगह है कि जहाँ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो अगर मान लीजिए मैक्सिमम अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल अगर देखें तो जो फर्स्ट शेल होता है तो उसका फॉर्मूला होता है 2n², वेयर n इज द नंबर ऑफ अ शेल। तो फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट शेल की बात करें तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड शेल है तो उधर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फोर्थ शेल में 32 इलेक्ट्रॉन 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड फिफ्थ शेल में 50 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे शेल में तो कैसे भरे जाएंगे, तो लोएस्ट एनर्जी जो शेल है वो सबसे पहला भरा जाएगा, और जो हाईएस्ट एनर्जी शेल है वो सबसे लास्ट भरा जाएगा, फिलअप किया जाएगा। अनलेस लोअर एनर्जी शेल, जब तक मान लीजिए अंदर वाला, मान लीजिए अगर हम यहाँ इलेक्ट्रॉन में ये अंदर वाला लोअर एनर्जी, ये जब तक कंप्लीटली भरता नहीं है एनर्जी, जितना उसका एनर्जी लेवल कंप्लीटली भरता नहीं है तब तक वो बाहर का शेल भरेगा नहीं या भरना स्टार्ट नहीं होगा। नॉट कंप्लीटली फिट इन हायर शेल। अगर हम वैलेंसी की बात करें तो किसी भी एटम की वैलेंसी क्या रहती है कि कितने इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, तो इसको कहते हैं वैलेंसी। द इलेक्ट्रॉन्स आर आइदर शेयर्ड और गिवन और रिसीव्ड इन केमिकल रिएक्शन, उसको भी कहते हैं वैलेंसी। तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं कि मान लीजिए अगर आपका ये एटम है और एटम में एक्चुअली बहुत सारी शेल है, और तो इस बाहर के सबसे आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, ये जो है बाहर आउटर मोस्ट जो शेल अभी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है इसको कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। एटम्स केमिकली कंबाइंड, एटम्स का केमिकल रिएक्शन में इसलिए हिस्सा लेता है क्योंकि वो केमिकली हमें खुद को या थर्मली खुद को स्टेबल करना चाहता है। तो अगर एटम कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन में अगर हिस्सा ले रहा है, इसका मतलब वो क्या है, स्टेबिलिटी, दैट एटम वांट्स टू गेट द स्टेबिलिटी। एटॉमिक जो नंबर होता है वो Z से रिप्रेजेंट करते हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन है एलिमेंटल स्टेज में, एलिमेंटल स्टेज में उसमें कितने प्रोटॉन है उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। और प्रोटॉन कहाँ होते हैं, तो न्यूक्लियस ऑफ एटम में होते हैं। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर A से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कितने न्यूक्लियस के अंदर एलिमेंटल स्टेज में कितने प्रोटॉन्स है और कितने न्यूट्रॉन है, तो उसको और इन दोनों का सम करके उनका जितना भी मास आएगा, तो उसको मास आएगा या वेट आएगा, उसको ही कहते हैं मास नंबर। और एक्चुअली उसको रिप्रेजेंट करते हैं x, मास नंबर लिखते हैं ऊपर A और नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर Z। तो x क्या है, एलिमेंट है, A क्या है, मास नंबर है, और Z क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, मान लीजिए अगर आपके पास सेम एलिमेंट है, लेकिन अगर आपको अगर आपने सेम एलिमेंट के 2 एटम लिए और 2 एटम का अलग मास अलग अलग आ रहा है, सेम एलिमेंट है लेकिन अगर उसका मास अलग अलग आ रहा है तो उसको कहते हैं आइसोटोप्स। तो आइसोटोप में क्या रहता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर क्या होता है, अलग अलग होता है, इसको बोलते हैं आइसोटोप। तो फॉर एग्जांपल आइसोटोप का यहाँ एग्जांपल लिया है हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। देखिए इन सब का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 1 1, लेकिन इसका मास नंबर 1 है, इसका मास नंबर 2 है, इसका मास नंबर 3 है। तो इसको वो कहते हैं हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं ट्रिटियम। तो ये क्या है, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है। आइसोबार क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपने डिफरेंट एलिमेंट ले लिया, फॉर एग्जांपल यहाँ कैल्शियम लिया, यहाँ हमने आर्गॉन लिया, तो देखिए उन दोनों का मास नंबर क्या है, सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, अलग अलग। तो अगर आपका एलिमेंट डिफरेंट है लेकिन उसका मास अगर सेम सेम है तो इसको बोलते हैं आइसोबार। जैसे हमने फॉर एग्जांपल कैल्शियम एंड आर्गॉन का लिया है, दोनों का मास क्या रहा है, सेम, लेकिन एलिमेंट एटॉमिक नंबर क्या है, अलग अलग। इसका 20 है, इसका कैल्शियम का 20 है, आर्गॉन का 18 है। और एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास ऐसा है एक्चुअली ये नंबर है या वैल्यू है, अगर जो भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, मान लीजिए न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करने के बाद उनका जितना भी वजन आएगा या जितना भी मास आएगा, केमिस्ट्री में मास और वेट क्या है, इंटरचेंजेबल है, हम मास और वेट एक ही लिख सकते हैं। तो जितना न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, तो उनका जितना भी मास रहेगा तो उसको कहते हैं एटॉमिक मास। तो एक्चुअली मास नंबर क्या होता है कि मान लीजिए अगर फॉर एग्जांपल आगे जैसे हमने अभी हाइड्रोजन का देखा, तो अगर हाइड्रोजन का देखा तो हमने देखा ये एक्चुअली हाइड्रोजन के ऐसे आइसोटोप्स थे, राइट। तो इसमें क्या है कि ये जो एवरेज मास है, यानी कि इन तीनों का अगर आप टोटल एवरेज अगर मास लेते हैं आइसोटोप के साथ, तो जो भी एवरेज मास रहेगा किसी भी एलिमेंट का, तो एवरेज मास ही हम कंसिडर करते हैं कैलकुलेशन के टाइम पे। तो पार्टिकल अगर हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
kg, उसका सिंबल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं E 0 -1, और ये कहाँ पाए जाते हैं तो आउटसाइड द न्यूक्लियस।
प्रोटॉन की अगर बात करें तो प्रोटॉन का चार्ज है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसका मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg और रिप्रेजेंट करते हैं P11। और ये कहाँ रहते हैं, ये पाए जाते हैं न्यूक्लियस में। अगर हम उसके बाद न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन का चार्ज होता है 0। एक्चुअली ये इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, तो ये न्यूट्रल होते हैं। जो मास होता है वो भी ऑलमोस्ट 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो हल्का सा छोटा होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन से। तो न्यूट्रॉन जो है वो हल्का सा प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, बट एक्चुअली फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम उसको इक्वली सेम ही पकड़ लेते हैं। उसका सिंबल है न्यूट्रॉन का N10 और न्यूट्रॉन पाया जाता है न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस में। यहाँ हमने एग्जांपल लिया है 24 Mg12। तो यानी कि 24 Mg12 का मतलब है कि ये मैग्नीशियम है एलिमेंट, उसका मास नंबर 24 है एंड एटॉमिक नंबर 12 है। अगर हम कैल्शियम की बात करते हैं तो हमने इधर लिया है 40 Ca20, यानी कि कैल्शियम कितना है, ये एलिमेंट है कैल्शियम, इसका मास नंबर है 40 और इसका एटॉमिक नंबर है 20।